नमस्कार। मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी शिक्षिका, एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ आप सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नए पाठ के साथ। बच्चों, इससे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं आजकल वीडियोस बहुत देर से बना रही हूँ और मैं बार बार एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहती, कुछ ना कुछ वजह हो जाती है और उसमें सबसे बड़ी वजह आप लोग हैं। जिस उत्साह के साथ, जिस चाहत के साथ आप लोग वीडियो देखते थे, मुझे कमेंट करते थे, लाइक करते थे, मुझसे बात करते थे, वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है आप लोगों में। और उसकी वजह से शायद थोड़ा सा आलस मुझे भी होने लगा है और मैं भी बना नहीं रही हूँ, उतनी चाहत नहीं होती वीडियो बार बार बनाने की। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी भी प्रॉब्लम में हो, आप लोगों से बात करना बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो चलो, मैं अभी एक वीडियो बना रही हूँ जो कक्षा 8 की है और नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक से ली गई है, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है। और इसी पाठ्य पुस्तक की एक निबंध को हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, ये निबंध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है और इस निबंध में संस्कृति और सभ्यता के बीच जो महीन सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है, उस अंतर को लेखक ने बहुत ही सुंदरता से दर्शाया है, एक्सप्लेन किया है। हम लोग अभी भी समझते हैं कि संस्कृति और सभ्यता एक ही चीज है, लेकिन नहीं, उसमें क्या अंतर है हम इस पाठ को देख के जानेंगे। और उससे पहले देखते हैं कि पाठ से पहले, यानी कि इस पाठ में क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ 2 लाइनों में लिखा रहता है आपके हर चैप्टर में, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले, पूरे करने वाले, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी है। एक दूसरे के पूरक है यानी कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अंतर भी है। इस निबंध में निबंधकार ने अत्यंत सूक्ष्मता से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है और बहुत सूक्ष्मता से, एकदम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए निबंधकार ने इसमें जो अंतर है, जो बेसिक अंतर है, उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। और हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, मुझे पता है कि ये पाठ थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि इसको जब हम किसी चीज़ में अंतर देखने लगते हैं और वो भी ऐसी चीज़ में जो कि हम लोगों को शुरू से एकदम एक ही लग रहा होता है, एक जैसा ही, एक चीज़ ही लग रहा होता है, उसमें अंतर देखने लगते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से जाने बगैर, एकदम गहराई से जाने बगैर हम उसके अंतर को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एकदम आसान शब्दों में ये पाठ मैं आप सबको समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं। संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। कहने का मतलब, संस्कृति को हम किसी को देखते हैं, उसके रहन सहन, उसकी चाल ढाल, बोलने, हंसने, खाने, उनकी आदतों को देखकर हम समझ सकते हैं, लक्षणों से हम जान सकते हैं कि उनकी संस्कृति कैसी है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती। उस कुछ अंशों में, मतलब थोड़े हद तक, सभ्यता से यह अलग है। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि सभ्यता जो हमारे पास है, जिसको हम मोटे तौर पर देख सकते हैं, स्थूल रूप में हम महसूस कर सकते हैं, और संस्कृति वो चीज है जो हमारे अंदर फैली हुई है, हमारे अंदर बसी हुई है, वो सामने देखने की चीज नहीं है, अर्थात वो हम में रच बस गई है। मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, ये तथा इनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं संस्कृति नहीं, सभ्यता के समान हैं। मतलब जो हमारा रहन सहन डेवलप हुआ है, हम लोग ये कहते हैं ना कि हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, हमारे देश ने बहुत डेवलपमेंट हासिल कर ली है। तो जो भी डेवलपमेंट या तरक्की की चीजें हैं जो हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं, वो स्थूल वस्तुएं यानी मोटे तौर पर देखी जाने वाली चीजें जो होती हैं, वो संस्कृति नहीं बल्कि सभ्यता के समान कहलाते हैं। यानी वो सभ्यता हमने डेवलप किया है।
मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज है। लेकिन जो सभ्यता जो हमने डेवलप की है, उस सभ्यता को हमने किस तरीके से और कैसे डेवलप किया है, ये कला जो है हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका जो है वो हमारी संस्कृति है। क्योंकि हम देखते हैं एक ही चीज का प्रयोग, जैसे भोजन है, हमारी संस्कृति में लोग हाथों से खाते हैं, आजकल चलो चम्मच से शुरू हुआ, लेकिन वही चाइना या जापान में जाते हैं तो हम लोग वहां देखते हैं चॉपस्टिक से खाया जाता है। पश्चिमी देशों में हम देखते हैं कि वहां छुरी कांटे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल यहाँ भी वो चीजें हैं, लेकिन वो हमारी संस्कृति नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे अंदर, जो हमारा तरीका है, हमारी सुरुचि है, हमारी रुचि जो है, हमारे शौक जो हैं, हमारे किसी काम को करने का तरीका जो है, वो हमारी संस्कृति के द्वारा डेवलप होती है। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाजों की रचना में जो ज्ञान लगता है, उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। और जैसे कि बताया, मोटर जहाज, हवाई जहाज आदि सभ्यता की चीजें हैं, हमारे डेवलपमेंट की चीजें हैं, लेकिन उसको डेवलप करने में जो हमारी बुद्धि या हमारी रुचि, हमारी शौक जो लगे हैं, वो हमने संस्कृति से अर्जित किया है, पाया है। हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा होता है, और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। ये बात लेखक बता रहे हैं कि जो सुसभ्य है, यानी अच्छे रहन सहन, अच्छे पहनावे वाले जो सभ्य व्यक्ति हैं, वो सुसंस्कृत हो ये ज़रूरी नहीं है। हम आज भी देखते हैं कि कई बहुत पढ़े लिखे, बहुत सम्मानित आदमी कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो कि उनकी छोटी सोच को दर्शाता है, या कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे समाज में जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये एक पढ़े लिखे लोगों की सोच है। हम जब देखते हैं कि किसी पढ़े लिखे और सुसभ्य आदमी के घर में एक बहू जलकर मर गई हो, या एक पढ़ा लिखा सुसभ्य आदमी किसी व्यभिचार में फंसा हुआ है, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि ये सुसंस्कृत नहीं है। सुसभ्य तो है लेकिन सुसंस्कृत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति तबीयत से यानी विचारों से नंगा है, उसके विचार अच्छे नहीं हैं। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य भी होता है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जितने लोग जो सुसंस्कृत हैं, यानी जिनके विचार बहुत उत्तम हैं, वो सुसभ्य हों, यानी उन्होंने तरक्की कर ली हो अपनी सभ्यता के अनुसार। क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाठ बाट से है। सभ्यता की पहचान किन चीज़ों से है? जो हम आर्थिक सुख सुविधा देखते हैं, हमने भौतिक सुख सुविधा, यानी जीवन में जो हमें सुख के लिए चाहिए, हमारे मानसिक सुख सुविधा नहीं, जो कि हमारे स्थूल रूप से हमें दिखता है, मोटर गाड़ियाँ, AC, फ्रेज, ये सब जो हैं ये सभ्यता की पहचान है। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े घोले झोपड़े में रहते हैं, जिनके पास कपड़े भी नहीं होते और ना कपड़े पहनने के अच्छे ढंग ही उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तथा दुख को दूर करने के लिए वे खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं। लेखक बताते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य नहीं होता, ये भी नियम है। यानी कि हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि जिनके पास रहन सहन का बहुत अच्छा तरीका नहीं है, झोपड़े में रहते हैं, कपड़े उतने उत्कृष्ट नहीं होते, उनके पास सुख सुविधा का कोई चीज़ नहीं होता, गाड़ी बंगला कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें विनय, पोलाइटनेस, सदाचार यानी अच्छे आचरण होते हैं। वो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और उन दुखों को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। लेखक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बता रहे हैं कि छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं छोटा नागपुर अभी तक उतना डेवलप नहीं हो पाया है। वहाँ की जो आदिवासी जनता है पूरी डेवलप नहीं है, तो उन्हें हम लोग सभ्य नहीं कह सकते, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण उनके पास नहीं है। क्योंकि सभ्यता के जो बड़ी बड़ी मशीन है, यानी गाड़ी बंगला और जो भी सुविधाएं हैं, वो उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास है दया, माया, सच्चाई और सदाचार।
उसमें कम नहीं है वे सब। तो इसलिए हम उन्हें सुसंस्कृत कह सकते हैं, हालांकि वो सुसभ्य नहीं है फिर भी। अतएव यानी इसलिए, अतएव का मतलब होता है इसलिए, अतएव उसे सुसंस्कृत समझने में कोई उर्ज नहीं होना चाहिए। उर्ज मतलब होता है कोई इनकार नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे और जंगलों में वे कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे। फूस की झोपड़ियों में वास करना, जंगल के जीवों से दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ से करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाना, पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी जिंदगी थी। कहने का मतलब जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनिगण थे, उन लोगों के पास सभ्यता के कोई भी साधन नहीं थे, बड़े बड़े मशीन नहीं थे, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं नहीं थी। वो झोपड़ियों में रहते थे, किसी बंगले में नहीं, और वो जंगल के जीवों से प्यार करते थे, दोस्ती करते थे। मोटे काम यानी कि कोई भी गंदे काम भी वो अपने हाथों से करते थे, उनको साफ करके रखना, उन चीज़ों से अपना उन चीज़ों को इस्तेमाल करना, उसमें उन्हें कोई हिचक नहीं होती थी। वो पत्तों में खाते थे और मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे, ये उनकी जिंदगी होती थी, ऐसे ही वो जीते थे। और ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं माने जा सकते। और अगर हम आज के समय में देखें तो जो यूरोपीय परिभाषा है सभ्य होने के लिए, तो उसमें ये सभ्यता के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है कि हम हाथों से खाना खाएं या पत्तल पे खाना खाएं। तो इस हिसाब से ऋषिगण जो हमारे थे वो सुसभ्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। तो फिर भी जबकि वो सभ्य नहीं थे, फिर भी वो सुसंस्कृत थे, और सिर्फ सुसंस्कृत नहीं थे बल्कि वो हमारे लिए, जो उनकी आने वाली पीढ़ी थी, इस भारत के लिए वो संस्कृति का निर्माण करते थे। वो निर्माण करता थे इस संस्कृति का जो आज भी हम निभाते आ रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक भेद है जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार लेखक समझाते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में एक मौलिक भेद है, यानी कि उनके जड़ों में ही, उनकी बनावट में, उनकी परिभाषा में ही एक भेद है जिसको जाने बिना हम आगे बढ़ें तो हमें तकलीफ उठानी पड़ सकती है, हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मगर यह कठिनाई कहीं कहीं ही आती है, हर जगह हमें ये कठिनाई नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इससे मतलब नहीं होता। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है, यानी संस्कृति और सभ्यता साथ साथ डेवलप करती है। जैसे जैसे हमारी सभ्यता डेवलप करती है, हमारी संस्कृति में भी बदलाव आता है। हम हाथों से खाने वाले, अब हमने चम्मच से, छुरी और कांटे से खाना शुरू कर दिया। हम पैदल चलने वाले साइकिल से गाड़ी पर आ गए, अब प्लेन पर चलने लगे। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति दोनों साथ साथ डेवलप करती है। जैसे संस्कृति आगे बढ़ती है, जैसी रुचि होती है, वैसे सभ्यता हम निर्माण करते हैं, और जैसे सभ्यता का सामान हमारे पास आता है वैसे ही हम अपनी संस्कृति को भी डेवलप करने लगते हैं। और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, रुचि का प्रभाव सभ्यता पर पड़ता है, और जब सभ्यता के सामान आते हैं तो उनका प्रभाव भी संस्कृति पर पड़ता है। हमारी संस्कृति में भी बदलाव आने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कोई घर बनाने लगते हैं तब स्थूल रूप से यह सभ्यता का कार्य होता है। स्थूल रूप से यानी मोटे रूप से, मोटे तौर पर एक ये सभ्यता का कार्य है कि हम घर बना रहे हैं, हम अपनी सुख सुविधा के लिए, भौतिक सुविधा के लिए ये काम कर रहे हैं। मगर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है, और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। कहने का मतलब, जब हम घर बनाते हैं तो घर चूंकि हमारी भौतिक सुख सुविधा का एक जरिया है, इसलिए ये एक सभ्यता है। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, हमने कैसा नक्शा पसंद किया, कैसे जगह को चुना, वो चीजें हमारी रुचि यानी हमारी शौक करती है। और वो शौक कैसे पैदा होती है, हमारी चाहत कैसे पैदा होती है, हमारी संस्कृति के द्वारा। तो संस्कृति की, और फिर उसके बाद जब संस्कृति की प्रेरणा से, यानी कि हम हमारी संस्कृति से जैसा घर बनाते हैं, वो घर फिर हमारी सुख सुविधा का साधन बनकर फिर हमारी सभ्यता बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता रहता है। क्रम का मतलब होता है साइकिल,
जो सभ्यता संस्कृति को इफेक्ट करता है, संस्कृति सभ्यता को, तो ये साइकिल जो है वो निरंतर यानी लगातार चलता ही रहता है। यही एक यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। यहाँ प्रकृति से मतलब नेचर नहीं है, यहाँ प्रकृति से मतलब इंसान का नेचर यानी स्वभाव है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना ये सब के सब प्रकृति के गुण है, मतलब इंसानी स्वभाव है। जितने भी लोभ है, लालच है, ईर्ष्या यानी जलन है, मोह है, राग द्वेष मतलब प्रेम या किसी के प्रति घृणा, युद्ध करने की चाहत या काम वासना, जो भी कुछ है वो सब इंसानी स्वभाव है, प्रकृति के गुण है। मगर प्रकृति के ये गुण बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। लेखक बताते हैं कि अगर जो इंसान का ये जो स्वभाव है इसको बगैर रोक टोक के, बिना किसी बंधन के अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो समाज है ये एक जंगल बन जाएगा और इंसान जो है जानवर के समान हो जाएगा, जिसका कि कोई नियम हो, ना कोई कायदा रहे। इसलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि वे गुस्से के वश में नहीं बल्कि गुस्सा ही उसके वश में रहे। लेखक कहते हैं और इसीलिए ताकि वो जानवरों सा व्यवहार ना करे, उसमें सभ्यता के, संस्कृति के गुण बने रहें, इसलिए इंसानी दुर्गुणों को, इस प्रकृति को, स्वभाव को वो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, ताकि गुस्सा या कोई भी ऐसी जो भावना है जो सही नहीं है उसे इंसान अपने वश में, अपने कंट्रोल में रख सके, ना कि उस बुरी भावना के वश में खुद चला जाए। वह लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष का गुलाम नहीं बल्कि ये दुर्गुण ही उसके गुलाम रहे। इन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है उनकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। लेखक बता रहे हैं और इंसानी दुर्गुणों पर इंसान जितना कंट्रोल करना सीख जाता है, जितना उसे अपने वश में रखना सीख जाता है, उन्हें अपना गुलाम बना लेता है, उतना ही वो इन दुर्गुणों पर विजयी होता है, उन पर जीत हासिल करता है और उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची हो जाती है, उतनी ही महान बन जाती है, क्योंकि उसकी संस्कृति में बुरी भावनाएं बिल्कुल नहीं रहती। निष्कर्ष यह है कि यानी कंक्लूजन जो है वो ये है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। संस्कृति जो है वो बिल्कुल सूक्ष्म चीज है, महीन चीज है। सभ्यता दिखती है लेकिन संस्कृति दिखती नहीं है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन और फूलों में सुगंध। फूलों का सुगंध हमें नहीं दिखता, दूध का मक्खन हमें नहीं दिखता, लेकिन फूलों के सुगंध को हम महसूस करते हैं। दूध को जब बिलोते हैं या मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकाल सकते हैं। उसके अंदर वो चीज व्याप्त रहती है, रची बसी रहती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल उसी तरह सभ्यता के अंदर संस्कृति व्याप्त है, फैली हुई है और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट फूट कर विनष्ट हो सकती है, लेकिन संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। लेखक कहते हैं सभ्यता की अपेक्षा, उसकी तुलना में संस्कृति जो है वो ज्यादा मजबूत है, टिकाऊ है, क्योंकि सभ्यता की चीजें जैसे घर, गाड़ी, बंगला जो भी है वो सब तोड़ा जा सकता, टूट फूट सकता है, लेकिन संस्कृति यानी हमारे अंदर के जो व्यवहार हैं, हमारे गुण जो हैं वो तो हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में फीड हैं, तो उन्हें इतनी आसानी से हम खुद से दूर नहीं कर सकते। कितना भी हम किसी और सभ्यता को अपनाने की कोशिश कर लें, लेकिन हमारे अंदर की जो संस्कृति है, जो हमने बचपन से देखा है, हमने सीखा है, जो हमने महसूस किया है, अपने पूर्वजों से लिया है, वे हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं। एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे भी जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती। मतलब सभ्यता की चीजें जो टूट जाएं,
जैसे गाड़ी के पार्ट्स हैं, घर के और सामान हैं, वो सब टूट जाए तो उन सब उपकरणों को हम लोग बटोर करके एक जगह जमा करके फिर से जमा करके रख सकते हैं। मगर उनके उपयोग के लिए उसको दोबारा हम रिसाइकल करें, दोबारा तैयार करें, उसके लिए जो संस्कृति चाहिए, जो बुद्धि चाहिए हमारे अंदर, जो रुचि, जो शौक चाहिए, वो इतनी जल्दी नहीं बन सकती। यानी कि ये संस्कृति जो है वो जल्दी नष्ट भी नहीं होती और उतनी जल्दी तैयार भी नहीं होती। संस्कृति तैयार करने के लिए शुरू से उसी अनुसार उनका पालन पोषण, रहन सहन, उसी अनुसार समाज, माहौल सब कुछ रहता है, तभी बन पाता है। ये बहुत आसान चीज नहीं है। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है या यक ब यक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द अपस्टार्ट है। लेखक बताते हैं जो अचानक से व्यक्ति धनी हो जाए, उसके पास बहुत पैसे आ जाएं, या अचानक यक ब यक मतलब अचानक ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए, तो उसके लिए एक अपस्टार्ट नाम का शब्द है। और अपस्टार्ट को लोग बुरा नहीं समझते। सही बात है, तरक्की करना बुरा तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो अचानक हो या धीरे धीरे हो, तो इसे बुरा नहीं माना जाता। और इसलिए भी बुरा नहीं समझते हैं कि अचानक धनी हो जाना या यक ब यक ऊंचे पद पर पहुंच जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इसलिए कि धनियों तथा ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील नहीं हो जाए तो वो चिढ़ाने लायक हो जाता है। सही बात, जैसा कि मैंने बताया कि अचानक अमीर होना या ऊंचे पद पर पहुंचना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई अचानक बहुत धनी हो जाता है या ऊंचे पद पे पहुंच जाता है तो उसे अपने पद के अनुसार ही विनयशील यानी पोलाइट भी हो जाना चाहिए। और अगर वो पोलाइट नहीं होता, उसमें घमंड आ जाता है, दिखावा आ जाता है, तो वो चिढ़ाने के लायक हो जाता है। बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक रखती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है, और दूसरे वीडियो में मैं प्रश्न उत्तर के साथ इसको कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।